हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा लोक। जय हिंद, जोहार। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग लेकिन उसमें से रीजनिंग मैथ अभी छोड़ देंगे और जीएस पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी का एग्ज़ाम 21 अगस्त को होना है, तो इसलिए इसका तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरा सीरियस करना होगा। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए चंद लाइनें हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई जीता है मेरे यारों, अरे ज़िंदगी तो हर कोई जीता है मेरे यारों, आप ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। तो चलिए इसी जोश भरे बातों के साथ शुरू किया जाता है आज का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कहता है कि नेपाल की मुद्रा है ए रुपया, बी टका, सी रुपया या डी डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मुद्रा जो है वो रुपया है, रुपया। और आप लोगों को पता होगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, जो महादेव का मंदिर है, मतलब शिव का मंदिर है। और सावन मास भी शुरू हो चुका है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? 1930, 1939, 1932 या 1937। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1937, 1937। तो म्यांमार की राजधानी है नापिता और इसकी मुद्रा क्या है तो क्यात। और राजधानी आप लोगों को पता ही होगा क्या है, अभी बताएं। अब भाषा की बात करें तो बर्मी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर प्रश्न कि देश के किस राज्य में वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? झारखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत इसलिए किया गया है ताकि भारत में खेल को प्रमोट किया जाए। और 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड-19 कारण स्थगित किया गया था, लेकिन 2023 में वापस से मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। अगला है 4 नंबर प्रश्न कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? आलिया भट्ट, दिशा पटानी, माधुरी दीक्षित, कंगना रनावत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आलिया भट्ट। पेटा का फुल फॉर्म बता दूं आपको कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। आपको बता दें कि 2021 की रिपोर्ट जिसका नाम है एथनोलॉग 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान पे है अंग्रेजी, द्वितीय पे है मंदारिन जिसे चीनी भी बोला जाता है, मतलब चीन की भाषा है, और तीसरा है हिंदी और चौथा है स्पेनिश। 6 नंबर प्रश्न है विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश से हुई है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन डी। जर्मनी का शहर है हैम्सबर्ग, वहीं पे यह प्रशिक्षण शुरू किया गया है जहाँ पे ड्राइवरलेस, मतलब बिना ड्राइवर के ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला है 7 नंबर प्रश्न गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा कि सोना के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। नेक्स्ट है और इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है था तो दिनार। नेक्स्ट है कि अमुक्त माल्यद या माल्यद का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या हरिहर राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बता दूं दोस्तों, तो ये जो हैं आपके विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक हुए और इनकी रचना का नाम है अमुक्त माल्यद और जो कि तेलुगु भाषा में है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले सही आंसर होगा।
इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा या कॉर्नवालिस द्वारा। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपको बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह जो अस्थायी बंदोबस्त है इसको 1793 मतलब 1793 में शुरू किया गया था और इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? ए, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, और डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। ऐसा कुछ था, बताएं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये सारे जितने भी PDF होते हैं प्रैक्टिस सेट के, वो जो है टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बिल्कुल वहाँ जाएं और अपने तैयारी को और शार्प करें, बेस्ट करें। और अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सभी कुछ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, कि खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। ये जो समझौता है वो 5/5/1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913 में, 1920 में, 1905 में या 1915 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 में। आपको बता दें कि बॉम्बे मतलब वर्तमान मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में मतलब 1913 में रखी गई थी। ब्रिटिश राज में निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण ब्रिटेन के राजा, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, एवं महारानी जिनका नाम था मेरी, के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। और इसे मतलब गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, एंट्री गेट। है, भारत का उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जुरैसिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का या गोंडवाना लैंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योग्राफी का प्रश्न है, गोंडवाना लैंड। ये आपको बता दें कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि पैंजिया नामक भूखंड का विभाजन हुआ था 2 बृहद शिलाखंडों में, जो कि एक अंगारा लैंड में टूटा था और उत्तरी भाग और दक्षिणी जो खंड था वो गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और यही दक्षिणी खंड गोंडवाना लैंड से हमारा भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसका निर्माण हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं तो इसमें आज का आ जाता है आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और म्यांमार, इतने सारे देश इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? 14 नंबर, वुलर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या कौल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर बांध। सागर बांध का निर्माण होता है, पता गोविंद सागर जो है उसका निर्माण कैसे होता है? तो भाखड़ा बांध जो है उसी का, भाखड़ा बांध में इतना पानी हो जाता है कि पीछे का भाग देखने पे पानी जो रुका हुआ होता है वो सागर के टाइप का प्रतीत होता है, तो उसी का नाम वो है गोविंद सागर, जो मानव बनाता है, तो इसलिए। केरल की साइलेंट वैली नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? मैंग्रोव वन मतलब ग्रान, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या एल्पाइन शंकुधारी वन? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा, चना, चावल? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ, सरसों, चना। गेहूँ, सरसों, चना एक ऐसी फसल है तो रबी की फसल है और रबी की फसल में इसकी बुआई की जाती है, जबकि चावल, मक्का, पटसन, कपास और बाजरा इत्यादि की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से या जूट पटसन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का, जो है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है, दिया हुआ है। स्थानीय फूलों के पौधे और उनमें जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीव की विविधता मतलब डाइवर्सिटी, कुछ
प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, या डी विविध जीन पूल की उपलब्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। आपको बता दें कि ऐसा स्थान जहां पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन उन पर आवास का विनाश या जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, उसे ही हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। इस कारण से कुछ प्रजातियां आज विलुप्तता की कगार पर हैं। जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है 1988 में कौन दिए थे, तो नॉर्मन मायर्स। और हॉटस्पॉट का उदाहरण देखें तो आपका नीलगिरी हॉटस्पॉट है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति 19 नंबर का संबंध है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, या सरकार की आय तथा व्यय से। इसका राइट आंसर जो है वो है सरकार की आय तथा व्यय से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, डॉक्टर वीके आरवी राय, दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी एमजी रानाडे। इसका राइट आंसर है 20 का ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 मतलब 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था। और इनका बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया था 20 रुपया, मतलब एक साल में 20 रुपया आदमी कमाता था। और राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना जो पहली बार किए थे उनका नाम था डॉक्टर वीके आरवी राव। तो आई नो ये कन्फर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ये आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना, ये मतलब पूरा फिल इन द ब्लैंक था, खाली स्थान था उसको भरना है। ये देश के कुल वन क्षेत्र से, देश के वन आच्छादन के विनाश से, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति से, या उधार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल से। वो गजब। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण और पर्यावरण क्षति से, इसी संबंधित है ग्रीन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है 22 किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया गया था? क्या बताया था? पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, 8वीं या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 के बीच में था, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? पहला, सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या संघीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघीय। आपको पता होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु जो अनुच्छेद 1 देखते हैं आर्टिकल 1, उसके अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है या कहा गया है। अनुच्छेद 1 पढ़िएगा तो उसमें स्टार्ट होता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। मौलिक इसका आपका जो 44वां संविधान मतलब कि आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है, जो कि एक विधिक अधिकार है, न कि। नेक्स्ट है प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाए? 6 महीना, 1 साल, 2 साल या 3 साल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कितना जी 3 साल। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 6 महीना होगा, 3 साल नहीं होगा, ऑप्शन ए। आपको पता होगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 356 है और राष्ट्रीय शासन लगाने का उद्घोषणा करता है, और ये हर 6 महीना पर दोनों सदनों से पारित किया जाता है। और अधिकतम पूछा था कि हाँ अधिक 3 साल ही लगाया जा सकता है, 6 महीना बढ़ाकर अधिकतम जो है वो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और हर 6 महीना पर इसका जो है एक बार देखा जाता है, पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है कि हाँ बढ़ाने लायक है कि नहीं। नेक्स्ट है 26 नंबर कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पे,
विकेंद्रीकरण पे, सत्ता के एकीकरण पे या द्विभाजन कानून के सिद्धांत पे, बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण के डिसेंट्रलाइजेशन पे, मतलब कि जो शक्ति का विभाजन हो ऊपर से नीचे की ओर ना हो, नीचे से ऊपर की ओर जाए, इधर की ओर नहीं इधर की ओर। ठीक। नेक्स्ट है रतन एंड टाटा द ऑथराइड बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर शशि थरूर, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, तुषार कपूर या डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। अगला है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? रजत भाटिया, परवीन तांबे, उन्मुक्त चंद या अजीत चंदीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद। निम्नलिखित में से 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है? योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? 30 नंबर प्रश्न। तो आप लोगों को पता होगा 2961, 2962, 28.04 या 29.76%। तो इसका राइट हो जाएगा 29.76% पे पाया जाता वन। ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान से, जो कि 20 प्रश्न रहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं, इनका डेंसिटी जो होता है लो होता है, लो डेंसिटी वाले होते हैं। 32 आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर जो है तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है इसलिए, या ऑप्शन डी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। भयानक हिंदी रहता है। 32 का सी हो जाएगा वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सही है, मतलब फैलना होता है प्रकीर्णन मतलब। अगला है 33 नंबर कि अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम घटते क्रम में किस क्रम में होगी? अल्फा बीटा गामा या गामा बीटा अल्फा या बीटा अल्फा गामा या गामा अल्फा बीटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले गामा फिर बीटा और फिर अल्फा। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों की संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? वर्णमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल या समतापमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आयनमंडल। दूध को मथने पर क्रीम से अलग हो जाती है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 36 निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी मतलब इंसुलेटर बैड कंडक्टर कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, कांच या कागज। तो सबसे अच्छा है कांच। कांच से जो है इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हो पाता है। अगला है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, ऑप्शन डी वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा कि उनमें अतिरिक्त वायु कोष हो जाएंगे यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 38 है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कि मतलब कौन से गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है? यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश मतलब फ्लूरेसेंट लाइटनिंग में इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नियॉन। तो ये जो हो जाएगा वो नियॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है 40
कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिसमथेट। राइट आंसर हो जाएगा अपमार्जक में क्या होता है, डिटर्जेंट में जी सल्फोनेट होता है। अगला है 45 नंबर प्रश्न। वो कहता है कि पॉलीथीन बनता है किससे, एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से या एनिलीन से। तो ये बनता है एथिलीन से, ऑप्शन ए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या क्लोरीन। तो पढ़े होंगे कि धातु ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, 42 का ए। और धातु की बात करें तो आप मरकरी जानते ही होंगे। एंजाइम होते हैं, ऑप्शन ए सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी अकार्बनिक यौगिक या ऑप्शन डी फफूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन बी प्रोटीन। इनका खोज कौन किया था एंजाइम का, तो आप लोग को पता होगा कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुहने, मिस्टर कुहने या सर कुहने। निम्न से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। 44 नंबर प्रश्न है। हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े। तो गुर्दे होता है यानी किडनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 45 नंबर। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है, अनिश्चित मतलब अनगिनत, अनंत या ऑप्शन बी 160 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन या ऑप्शन बी 120 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 दिन। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, हाथी, गैंडा, ऊंट या नीली व्हेल। तो जैसा कि आकार से ही पता होगा कि नीली व्हेल सबसे बड़ी होती है, चौड़ी होती है, 30 हाथी के बराबर इसका आकार होता है। तो सबसे बड़ी शावक यानी बच्चा जो पैदा करेगी उसका भी नाम होगा नीली व्हेल, मतलब मछली नीली व्हेल, जो कि क्या है बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किस, मैमेलिया है, स्तनधारी बोलते हैं, वही पूछ रहे थे नीली व्हेल। 47 नंबर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं, हंटिंगन रोग से, मस्तिष्का घात से, तनिका शोथ से, अल्जाइमर से, किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्जाइमर रोग से। 48। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना या आशंका रहती है, ल्यूकेमिया, साइटोसिलिकोसिस, अस्थि मज्जा रोग या एस्बेस्टोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। मतलब जो धूल कण होते हैं सीमेंट के वो फेफड़े में जाने के कारण ये जो रोग है एस्बेस्टोसिस वो होने का खतरा होता है। 49। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं अकार्बनिक द्रव, खनिज, कार्बनिक द्रव या पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बनिक द्रव। और आज का आखिरी प्रश्न करते हैं। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 50 का है हो जाएगा ऑप्शन सी स्यूडोमोनास। तो जोहार, जय हिंद। आज का कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। तो आप लोग यूँ ही कक्षा में बने रहें, मेहनत करें और इस बार के JSSC CGL में एक पोस्ट अपना पक्का करें। चलिए जय हिंद।